लड़ाई का उद्घोष वाक्य था और ये उद्घोष गीत था। ये कोई पूजा करने की पद्धति नहीं थी। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ये राष्ट्रीयता के साथ कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। बड़ा आरोप लगा रहे। मैं आरोप ही लगाऊंगा। 1971-72 में हम जब नेपाल जाया करते थे तो एलसीटी घाट होता था। सरकार आई तो नीतीश ही सीएम होंगे। हाँ बिल्कुल। कहीं से कोई चैलेंज दिख रहा है महागठबंधन में? बिल्कुल चैलेंज नहीं। बिहार चुनाव का पहला फेज खत्म हो चुका है और दूसरे फेज की तैयारी जोरों पर है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपनी अपने तरीके से जोर आजमाइश की है। लेकिन आज इस बिहार चुनाव के दौरे के दौरान हमारी मुलाकात जेपी नड्डा जी से हुई और उन्होंने हमें समय दिया। सर पहले तो धन्यवाद आपका। पहला फेज हो गया सर, कितने अंक देखते हैं, कहाँ एनडीए खड़ा है, अपने आप को कहाँ पाता है? नीरज जी, मैंने आपको 6 महीने पहले जब हमारी सरकार के 1 साल पूरे हुए थे तो मैंने भारत मंडपम में आपसे कहा था कि आप दिल थाम के बैठिए, बिहार का चुनाव एनडीए के पक्ष में एक तरफा जाएगा और नीतीश जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार चल रही है उसको आगे फिर से एक बार ताकत बिहार की जनता देगी। और जिस तरीके से मोदी जी का आशीर्वाद बिहार को मिला है और बिहार की चिंता मोदी जी ने की है और जिसको ज़मीनी स्तर पर मुख्यमंत्री जी ने उतारा है, उसको बिहार की जनता रिकॉग्नाइज करती है। इसलिए पहला फेज़ तो छोड़िए, इलेक्शन डिक्लेयर तो होना तो बोलिए, हम तो 6 महीने पहले से जानते हैं कि बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में एक तरफा वोट देने के लिए तैयार है। तो ये जो 121 सीटों पर चुनाव हो गया है और ये जो ज़्यादा परसेंटेज हो गया, 64% इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा परसेंटेज है, मानते हैं कि आपके पक्ष में, एनडीए के पक्ष में? हमारे पक्ष में है, बिल्कुल हमारे पक्ष में है, एक तरफा है। लेकिन ऐसा नहीं लगता सर कि दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं? जैसे सरकार की तरफ से नहीं, दावे तो हर एक कोई करेगा, लेकिन दावे 14 तारीख को जब प्रूव करने की बारी आएगी तो उस समय जेपी नड्डा ही आपको मिलेगा। नड्डा जी, लेकिन आपको लगता नहीं कि इस बार के चुनाव में, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे महागठबंधन की तरफ से हो, बहुत सारी ऐसी योजनाओं के बारे में चर्चा की गई जिससे सरकार पर बहुत ज़्यादा आर्थिक लोड पड़ने वाला है, लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से? नीरज जी, आप इस बात को समझ लीजिए कि एनडीए बीजेपी जब भी कोई वायदा करती है तो उसका अरिथमेटिक फाइनेंशियल कैलकुलेशन करने के बाद हम करते हैं। दूसरी बात, जो हमारे विरोधी हैं वह फ्री बीज बांटने की बात करते हैं। हम हमेशा सशक्तिकरण की बात करते हैं। हम जो कुछ भी देते हैं वह इकोनॉमिकली उसको वायबल बनाने के लिए देते हैं, सस्टेन करने के लिए देते हैं। अब जैसे हमने 10,000 रुपये दिए महिला रोजगार योजना के तहत, तो साथ में हमने कहा ना कि 2 लाख रुपए 10,000 रुपये दिए। किसी ने बकरी खरीदी, किसी ने केक बनाने वाला अवन खरीदा, किसी ने सैलून के लिए कुछ चेयर खरीदा, किसी ने कुछ और खरीदा, ब्यूटी पार्लर के लिए कुछ खरीदा, कुछ सामान खरीदा। तो ये बताता है कि वो पैसा उनके सशक्तिकरण में लगा। अब हम 2 लाख रुपए और देने वाले हैं। इससे बिहार की महिलाओं का इकोनॉमिक सुदृढ़ीकरण होगा। ये लोन के रूप में देंगे, एम्पावरमेंट होगा। इस एम्पावरमेंट को हम ताकत मानते हैं, तो यह मेनी फोल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। हम ये फ्री बीज नहीं बांट रहे हैं, हम उसको कि इस एवज में दे रहे हैं कि आपको इस पर कुछ काम करना है स्वरोजगार के लिए। वो अवसर क्या होगा उसकी डिटेल बनेगी प्रोग्राम की। 2 लाख रुपए जब देंगे तो उस समय सारी डिटेल बनेगी कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, किस में खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, कितना जा सकता है। हम इनकरेज भी करेंगे। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा कि नहीं होगा। हमने 1 करोड़ लोगों को लखपति दीदी बनाने का तय किया है। तो लखपति दीदी कैसे बनाएंगे? स्वयं सहायता ग्रुप के माध्यम से, बाकी सारे माध्यम से, इकोनॉमिक तरीके से हम उनको एम्पावर करेंगे। तो ये फ्री भी नहीं है, ये एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है और ये प्रदेश को सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव की तरफ से जो घोषणाएं हुई हैं, खासकर महागठबंधन की तरफ से, कि बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, ये फिजिबल है? और क्या ये चुनाव में कहीं से सस्टेन करेगा, मुद्दा बनेगा बड़ा? ऐसा है, देखिए, इन शहजादों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है और ये सारे, किसी से भी तो मैट्रिक पास नहीं हुई है, मालूम नहीं इन लोगों की एजुकेशन क्या हुई है, मैथमेटिक्स कितना जानते हैं मालूम नहीं। 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ अगर जनसंख्या है बिहार के, परिवार हैं बिहार के, तो 12 लाख करोड़ रुपए तो मोटा मोटी इनकी तनख्वाह बनती है। 3 लाख करोड़ 3.17 लाख करोड़ तो बजट है
और इनका मजाक तो इनके यूपीए वाले ही, इंडी गठबंधन ही, महागठबंधन, महाठगबंधन ही पूछता है। वो 9 लाख जब करोड़ आप कहाँ से पूछते हैं उनसे कि नौकरी कहाँ से दोगे, तो कांग्रेस वाले बोलते हैं कि तेजस्वी से पूछो। तो इन शहजादों को सीरियसली लेता कौन है? इसका मजाक तो खुद ही 2 दिन के अंदर बन गया था। आपने जैसे भी बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया कि ये ऐसे होगा वो ऐसा, लेकिन जब भी मंचों पे हम सुनते हैं ज़्यादातर एनडीए के लीडर्स जंगल राज की बात करते हैं, तो जो काम आप लोगों ने किए हैं या जो काम दिखाई भी पड़ता है उसका जिक्र क्यों नहीं करते? करते हैं, मोदी जी हमेशा करते हैं, अमित शाह जी हमेशा करते हैं। मैं तो पूरे का पूरा हाईवेज एक एक गिनाता हूँ, क्योंकि मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। मैं तो पटना में मेरा जन्म हुआ है, मुझे तो सब मालूम है। पूर्णिया से पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, पटना सासाराम एक्सप्रेस वे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, ये सब चीज़ें, ये रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे, ये बिहार की तस्वीर बदलने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। गांधी सेतु पर 14.5 किलोमीटर का 4 लेन का ब्रिज, ये सब चीज़ें तस्वीर बदलने वाली है। जेपी सेतु ने तस्वीर बदल दी है। हाँ, वो सेतु तो मैं भी उसमें आपने देखा होगा, बहुत अच्छा है। नीरज जी, आपको मालूम नहीं होगा, 1971-72 में हम जब नेपाल जाया करते थे तो एलसीटी घाट होता था, उस पर हमारी गाड़ी चढ़ती थी, उस स्टीमर पर, और सोनपुर हाजीपुर होते हुए फिर हम मुजफ्फरपुर होते हुए और हम रक्सौल पहुंचते थे, बीरगंज पहुंचते थे और नेपाल का रास्ता करते थे। 4 घंटे लगते थे। आज जिस गांधी सेतु पुल से आप जा रहे हैं, मेरा बचपन यहाँ भी गुजरा है और गंगा किनारे भी गुजरा है। बचपन में सुनते थे कि रोड बनेगा, रोड बनेगा। मेरी उम्र 60 साल पहुँच गई, रोड नहीं बना। अब बना जा कर के वो रोड, जब मोदी जी की सरकार आई और नीतीश कुमार की सरकार आई। नड्डा जी, आप तो चूंकि यहाँ पढ़ते भी थे, कॉलेज में थे, तो जब आप कॉलेज में तब का बिहार कैसा था? उस समय बिहार की एक खाती बोलती थी। मेरा कॉलेज ऑक्सफोर्ड ऑफ बिहार कहा जाता था उस समय लोग बाहर पढ़ने नहीं जाया करते थे। 90 के बाद लालू राज आया और लालू राज में बिहार डिप कर गया। शिक्षा पर से शिक्षा पर ध्यान देना खत्म हो गया, स्वास्थ्य पर ध्यान देना खत्म हो गया, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स को तनख्वाहें मिलनी बंद हो गई, पेंशन मिलने बंद हो गए, यूनिवर्सिटीज़ पर इन्वेस्टमेंट समाप्त हो गया, इकोनॉमिक केओस क्रिएट कर दिया गया और जंगल राज आ गया। तो बहुत बड़ा गिरावट आई। उसके बाद फिर जब नीतीश जी का राज आया 2005 में, तब से सुशासन की प्रगति पर रास्ते पर चले और अब हम विकास की प्रगति पर, पटरी पर विकास की गति चल पड़ी है और इसको स्थायित्व तो देने की जरूरत है, इसको ताकत देने की जरूरत है। सरकार आई तो नीतीश ही सीएम होंगे? हाँ बिल्कुल, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उनके नेतृत्व में सरकार चलेगी। क्योंकि विपक्ष हर मंच से इस बात को कह रहा है और ये आरोप भी लगा रहा है कि केवल ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात कह रहे हैं एनडीए के लोग, अगर सरकार आई तो नीतीश सीएम नहीं होंगे। ऐसा है कि ये घर में भी दरार डालते हैं और लोगों में भी दरार डालने का काम करते हैं। इनकी जो थॉट प्रोसेस है ना, डीएनए, वो सिर्फ शंका पैदा करने का है। क्योंकि इन्होंने यही काम किया, छल कपट से ही तो सरकार में रहे, छल कपट से ही लोगों को छला है इतने सालों साल। तो ये इनके डीएनए में है। हमने जो कहा है वो किया है और हम जो कहेंगे वो करके देंगे। नड्डा जी, चुनाव के ठीक पहले वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर राहुल गांधी ने उठा दिया और आपने कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे ऐसे वोटर्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि जो बोगस वोटर हैं, और वो बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है और वोट चोरी करा रही है। आज भी मंच से उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया और बीजेपी पे सीधे आरोप लगाया कि ये लोग वोट चोर हैं। मैं फिर कहूँगा, कल को जो उन्होंने आरोप लगाया सब गलत प्रूव हो गए। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में सारा निकल कर के आया, फैक्ट चेक सब ने किए। बात यह है कि ये जो 2 चीज़ें हैं, एक कि राहुल गांधी मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, दूसरा कि वो लेफ्ट के जो एनजीओज़ के जो उनका थिंक टैंक है, जो इस तरीके से सोचता है, वो देश को कमज़ोर करने के लिए हमेशा लगा हुआ है, और तीसरा डीप स्टेट का जो एजेंडा है उसके वो पार्ट एंड पार्सल है। आप देखिए, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ
कि जो डीप स्टेट का जो एजेंडा है उसके पार्ट एंड पार्सल है। वो देश में अराजकता पैदा करने का वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, तो वो उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। ये वो जाने, लेकिन जो डीप स्टेट का एजेंडा है उसके वो उसको फॉलो कर रहे हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो। तो सर गवर्नमेंट आपकी है उसमें। मैं फिर बता रहा हूँ, जो 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 दिखता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आप सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हैं, सैनिकों पर प्रश्न खड़ा करते हैं, आर्मी का मोराल गिराते हैं। ये राष्ट्रहित में है क्या? मैं राष्ट्रद्रोही कहूँगा या राष्ट्रहित में है क्या? आप एयर स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हैं, सैनिकों का गिराते हैं। ये राष्ट्रहित में है क्या? राष्ट्रद्रोह बोलूं क्या? आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रश्न खड़ा करते हैं और जिसकी दुनिया में वाहवाही होती है, उस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप इस तरह की बातचीत करते हैं। ये राष्ट्रहित में है क्या? आज दुनिया के लोग इंडियन इलेक्शन कमीशन के ईवीएम को स्टडी करने के लिए आते हैं। आप ईवीएम पर प्रश्न उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को क्लीन चिट देता है। सुप्रीम कोर्ट आपको बुलाता है कि आप आओ हमारे ईवीएम मशीन को चेक करो, कोई इसको हैक करके दिखाए, हैं? आप भाग जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको क्लीन चिट देता है, आप उस पर प्रश्न उठाते हैं। आपने महाराष्ट्र में एक आंकड़े दिए पहले कि इतने वोट चोरी हुए, 2 महीने बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने अलग आंकड़े दिए, तीसरे महीने में आपने अलग आंकड़े दिए। आप कहाँ के सीरियसनेस की बात करेंगे? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप शपथ पत्र दीजिए, आप मेमोरेंडम दीजिए, आज दिन तक दिया क्या? बिहार में लाखों वोट कट गए, किसी ने ऑब्जेक्शन करने गया इलेक्शन कमीशन के पास क्या? आपके परनाना ने भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया था, आपकी दादी ने भी कराया था, आपके पिताजी ने भी कराया था, 2002 में भी हुआ, 2025 में हो रहा है। कौन सी नई बात है? आप अराजकता का वातावरण बनाना चाहते हो, आप भारत के संवैधानिक संस्थाओं के बारे में प्रश्न खड़ा करना चाहते हो, आप युवाओं को भड़काना चाहते हो। लेकिन ये मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी भारत के सेवक हैं, जिनके साथ 140 करोड़ की जनता अटूट विश्वास के साथ खड़ी है, इसलिए आपके सारे प्लान फेल होते हैं। उनके एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब तक है तब तक इस देश का मुसलमान सुरक्षित है और हम ही सही मायने में मुसलमानों के सच्चे हितैषी हैं। तो ये इस बयान को किस तरह से लेते हैं? रेवंत रेड्डी जी ने कहा ये बात। अब आप बोलिएगा पोलराइज कौन करता है? पोलराइज कौन करता है नीरज जी? ये तुष्टिकरण पोलराइजेशन का आरोप तो आप पे लगता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, पोलराइज करता कौन है? उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये राष्ट्रीयता के साथ कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। मेरी बात बहुत सीरियसली मैं कह रहा हूं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप ही लगाऊंगा। वंदे मातरम गीत गाने में तकलीफ क्या होती है बताइए? जो उद्घोष वाक्य था आजादी का, महात्मा गांधी से लेकर के सबने गाया। बंकिम चंद्र ने गीत का निर्माण किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस गीत को सुर और लय दिया और पहली बार गाया। 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे, उन्होंने इसको नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर किया। आपको गीत गाने में तकलीफ क्या होती है? प्रधानमंत्री जी ने आरोप भी लगाया। ये तो लगाएंगे ही। शायद 1937 की बात है, काकीनाडा में इसके 2 अंतरे कर दिए गए थे, गाए गए थे सिर्फ। तो कॉम्प्रोमाइज किसने किया है देश के साथ? अब इस पर राष्ट्रीयता के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सर, वंदे मातरम पे मेरा सवाल है, इसको लेकर विवाद भी शुरू हो गया है और समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं अबू आजमी साहब, उन्होंने कहा कि जब आप अजान नहीं पढ़ सकते, जब आप हमारे साथ आकर मस्जिद में अजान नहीं कर सकते, तो हम फिर वंदे मातरम क्यों कहें? मैं फिर बोलता हूं ना कि ये इसमें दिक्कत क्या है इन लोगों को? ये सब लोगों को ये मालूम नहीं कि वंदे मातरम गीत आज़ादी की लड़ाई का उद्घोष वाक्य था और ये उद्घोष गीत था। ये कोई पूजा करने की पद्धति नहीं थी। तो सर इसमें, अच्छा अब तो आपकी सरकार है सर, लंबे समय से 2014 से कंटिन्यू आप सरकार में हैं, तो वंदे मातरम के जो मूल स्वरूप वो क्यों नहीं आप इम्प्लीमेंट कर? हम करते हैं, हम तो हमेशा पूरा गाना गाते हैं। मतलब जो अनकट वाला? हाँ, पूरा गाना गाते हैं हम तो। हमारे यहाँ कार्यक्रमों में पूरा गीत गाया जाता है। सर एक अंतिम सवाल, चूंकि समय हो रहा है, आपको निकलना भी है।
दूसरे दौर का इलेक्शन नजदीक आ रहा है और आप लोग लगातार कंटिन्यू नजदीक क्या परसों आ गया बिल्कुल आ गया सर नजदीक। क्या लगता है, क्या मतलब आपका आकलन क्या है कि एक तरफा लोग वोट डाल रहे हैं, अगले फेज में भी बम्पर वोटिंग होगी और एक तरफा एनडीए की सरकार को पूरे का पूरा समर्थन मिल रहा है। कहीं से कोई चैलेंज दिख रहा है? कोई चैलेंज नहीं है, बिल्कुल चैलेंज नहीं है। पूरी तरीके से भारत एनडीए के प्रति लोगों का रुझान बना हुआ है। हम इसको वोटों में कितना परिवर्तित करके और आगे सीटें लेते हैं, ये हमारे को 4 दिन की चिंता है। तो नंबर गेम वही 160 या उससे प्लस ज्यादा? मॉडरेट। महागठबंधन सेम यही दावा कर रहा है सर। ऐसा है ना, फिर मैं कहता हूँ ठगबंधन के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो 14 तारीख से पहले ठगते ही रहेंगे और वैसे तो उन्होंने सारी जिंदगी ठगा है, नौकरियों के नाम पर जमीन हड़पी है, पशुओं को चारा खिलाने के बजाय खुद खा गए हैं। एक सवाल मैं और करूंगा सर, चूंकि अखिलेश यादव आज थे बिहार में और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल अपनी कई टीमें बना रखी, ए बी टीम, बी टीम, सी टीम, अब तो डी टीम भी हो गई है। पीके को भी उन्होंने आपकी टीम बता दिया कि पीके भी एक टीम है। नीरज जी, जो लोग चुनाव हार दिखती है ना, उनको इस तरीके के बहाने ढूंढने की आदत होती है। उन्होंने हार मान ली है, अब वो बहाने ढूंढ रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बड़ी शुभकामनाएं हैं। जेपी नड्डा जी थे जिनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर करीब करीब 160 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली है।